नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीएसएस के अंदर इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस के अगर मतलब की बात करें तो जब एक जनरेशन से या ऊपर वाली लेयर से जब चीजें नीचे वाली जनरेशन में जाती हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली लेयर थी, उस लेयर से सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे पेरेंट्स वाली लेयर तक आती हैं और उससे सारी की सारी चीजें हमारी लेयर तक आएंगी। तो जब एक लेवल से प्रॉपर्टीज दूसरे लेवल पर जाती हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर्टी इन द सेंस प्रॉपर्टी नहीं बट क्वालिटीज या और बाकी चीजें, उन्हें हम कहते हैं कि वो चीजें इनहेरिट हो रही हैं। तो सेम इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है सीएसएस और एचटीएमएल के अंदर। अब क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया है कि जैसे लाइफ के अंदर पहले ग्रैंड पेरेंट्स वाली लेयर होती है, फिर पेरेंट्स वाली लेयर होती है, फिर हमारे वाली लेयर होती है, तो वैसे ही एचटीएमएल के अंदर भी हमारे पास लेयर्स होती हैं एलिमेंट्स की। हो सकता है बाहर की तरफ हमने कोई डिव लिखा हो, डिव के अंदर मैंने किसी पैराग्राफ को क्रिएट किया हो, पैराग्राफ के अंदर मैंने किसी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया हो, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे लेवल के हिसाब से डिव जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में है, नीचे वाली लेयर में मेरे पास पैराग्राफ आ जाता है, एंड उससे नीचे वाली लेयर में मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ से सीएसएस की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैंने डिव को कोई क्वालिटी दे दी, अगर मैंने डिव को कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया, मान लेते हैं मैंने डिव का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू सेट कर दिया और पैराग्राफ का कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं है, तो इनहेरिटेंस से क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन तक भी पहुंच जाएंगी। यानी पैराग्राफ का भी बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू हो जाएगा एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एक index.html नाम की मैंने एक फाइल बनाई हुई है एंड उसके साथ मैंने अटैच कर दिया एक style.css जो भी खाली है। तो index.html से कुछ इस तरीके का कंटेंट स्क्रीन पर मुझे दिखाई देता है, बट अभी के लिए इस कंटेंट को इग्नोर करके मैं अपने वाला एग्जांपल लेती हूँ। यानी मैंने क्या किया, एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट के, ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी, एंड इस तरीके से बहुत सारे आइटम्स आ गए हैं। अब पैराग्राफ के अंदर भी हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। अब ऊपर वाला जो पार्ट है इसको एक पल के लिए मैं अभी करने वाली हूँ कमेंट आउट, एंड अभी के लिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ कुछ ऐसा दिखाई देता है। यानी यहाँ पर ये मेरे पैराग्राफ का पार्ट है जो डिव के अंदर है, ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड ये मेरे लिस्ट के आइटम्स है। अब मैं style.css में क्या करूंगी, सिर्फ जो मेरा डिव होगा, जो मेरा डिव है इसे मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ब्लू के इक्वल। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ डिव को बैकग्राउंड कलर दिया है, मैंने पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मैंने लिस्ट को भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। लेकिन जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगी ये सारी की सारी चीजें ब्लू हो गई, मतलब मेरा पैराग्राफ भी ब्लू हो गया है, मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ब्लू हो गई है, मेरी लिस्ट भी ब्लू हो गई है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया कि जबकि मैंने पैराग्राफ और अनऑर्डर्ड लिस्ट इन दोनों को कलर नहीं दिया था, बट क्योंकि मैंने डिव को कलर दे दिया तो वो डिव वाली प्रॉपर्टी पैराग्राफ ने इनहेरिट कर ली, यानी इसने पैराग्राफ ने डिव से उसकी प्रॉपर्टीज ले ली एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट ने पैराग्राफ से उसकी प्रॉपर्टीज ले ली, एंड जो हमारा लिस्ट का आइटम है उसने अनऑर्डर्ड लिस्ट से उसकी प्रॉपर्टीज ले ली। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस लेवल वाइज वर्क करता है। अगर यहीं पर मैंने पैराग्राफ को इसका अपना कलर दे दिया होता, मतलब मैंने पैराग्राफ को कोई कलर दिया होता, बैकग्राउंड कलर मान लेते हैं येलो दिया होता, और अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो पैराग्राफ का तो कलर येलो ही रहा, लेकिन बाकी चिल्ड्रन यानी नीचे वाले लेवल पर डिव के अंदर जो जो चीजें हैं, डिव के अंदर अभी क्या है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, उसके अलावा अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड लिस्ट है। तो पैराग्राफ वाले जो आइटम है इनको तो मैंने कलर येलो दे दिया, पर बाकी आइटम्स जिनको भी कलर नहीं दिया गया वो क्या करेंगे, अपनी ऊपर वाली लेवल या ऊपर वाली जनरेशन से कलर लेने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें इमीडिएटली कौन मिलता है, जिसको कलर मिला हुआ है, इन्हें इमीडिएटली डिव मिलता है जिसके पास कलर असाइंड है, तो ये उससे अपना कलर इनहेरिट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेंस की सीएसएस के अंदर। इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर एक बार ट्राई करके देखने वाले हैं। तो अपना जो पार्ट हमने कॉमेंट आउट किया था इसको हटा देते हैं, इसको करते हैं सेव, इन चीज़ों को हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से रिफ्रेश। तो ये मैंने एक वेब पेज बनाया है जिसमें ऊपर की तरफ एक मेन हेडिंग है, यहाँ पर थोड़ी सी सब हेडिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पर मेरे पास इनपुट बॉक्सेस हैं, ये पासवर्ड के लिए बॉक्स है एंड ये मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। अब मैंने दो डिव्स बनाए हुए हैं, एक डिव के अंदर मेरी फर्स्ट हेडिंग है, एक डिव के अंदर मेरी सेकंड हेडिंग है, यानी ये मेरा पहला डिव है, ये मेरा दूसरा डिव है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, डिव के लिए मैं कोई बैकग्राउंड कलर सेट करूंगी। लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया टू येलो, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा एक डिव हो गया जिसके पूरे के पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। इनका बैकग्राउंड कलर येलो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने डिव की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर लिया। यहीं पर अब अगर मैं इस फर्स्ट डिव की बात करूं तो इस फर्स्ट डिव के अंदर अब अगर मैं फॉर्म को कलर दे दूं, यानी इतने पार्ट को अगर कलर दे दूं, तो इसको कलर देते हैं फॉर्म को। लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है रेड के इक्वल, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो इतना पार्ट जो फॉर्म के अंदर वाला पार्ट था, इस पार्ट में बैकग्राउंड कलर अब चला गया है रेड के इक्वल। तो ये वाले जो एलिमेंट्स थे जो मेरे फॉर्म के अंदर आ रहे थे, ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट्स है मेरे इनपुट्स के लिए लेबल्स है। तो इन वाले एलिमेंट्स के लिए जो बैकग्राउंड कलर सेट हुआ है वो सेट हो गया है
रेड के इक्वल। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं हायरार्की बनाऊं तो डिव के अंदर फॉर्म आता है और फॉर्म के अंदर लेबल आता है। अब लेबल सबसे पहले चेक करेगा कि क्या फॉर्म के पास बैकग्राउंड कलर सेट हो रखा है। फॉर्म के पास बैकग्राउंड कलर रेड सेट है तो लेबल भी क्या करेगा, अपना बैकग्राउंड कलर भी रेड सेट कर लेगा। लेकिन अगर फॉर्म के पास बैकग्राउंड कलर रेड सेट नहीं था, यानी ये वाली वैल्यू जब सेट नहीं थी, तो उस केस में क्या करता, लेबल चेक करता कि फॉर्म के पेरेंट यानी डिव के पास क्या बैकग्राउंड कलर सेट था, बैकग्राउंड कलर डिव के पास सेट था एंड दैट कलर वाज येलो। तो उस केस में सारी की सारी चीजों ने अपना जो बैकग्राउंड कलर था उसको येलो सेट किया था। अब एक और चीज हम इस डॉक्यूमेंट में नोटिस करेंगे कि सारी की सारी चीजों के बैकग्राउंड कलर येलो सेट हो गए, बट ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं इनके कलर सेट नहीं हुए। इनपुट बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करते, यानी लेबल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा, बाकी चीजें भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगी, पर ये जो इनपुट बॉक्सेस है या फिर ये जो बटन है ये बाय डिफॉल्ट किसी प्रॉपर्टी को पेरेंट से इनहेरिट नहीं करेंगे। अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाना है तो उसके लिए स्पेसिफिकली CSS के अंदर जाकर मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट के अंदर, अगर मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर को इनहेरिट करें तो मुझे लिखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड कलर को अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लो। तो इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तब जाकर मेरे इनपुट बॉक्सेस का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा। सेम चीज ट्रू है मेरे बटन के लिए। बटन के लिए भी मुझे जाकर लिखना पड़ेगा बटन, एंड इसके लिए भी अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज होकर जो भी ये वैल्यू इनहेरिट करेगा उस पर चेंज हो जाए, तो इसको करेंगे रिफ्रेश और अब मेरे बटन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज होकर हो जाएगा येलो के इक्वल। तो दो चीजें याद रखनी है, एक ये कि हर एलिमेंट कोशिश करता है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है तो, और पेरेंट की नहीं मिलती तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स या ऊपर लेवल के एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की कोशिश करता है। दूसरा ये कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाते, बटन्स एंड इनपुट उन एलिमेंट्स के टाइप्स हैं जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं कर पाते, तो उनके केस में प्रॉपर्टी इनहेरिट कराने के लिए हमें CSS में उनको सिलेक्ट करके लिखना पड़ता है प्रॉपर्टी का नाम एंड उसमें वैल्यू में हमें देना होता है इनहेरिट। अब इसके अलावा एक और स्पेशल चीज है जो हम सीखने वाले हैं, वो है कि हम इंस्पेक्ट को और ज्यादा कैसे यूज कर सकते हैं CSS को मैनिपुलेट करने के लिए या उसको सीखने के लिए। अब जैसे ही मैं अपने पेज के ऊपर किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करती हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया, तो अपने इंस्पेक्ट के कंसोल में मुझे इसकी सारी डिटेल्स दिखाई देने लगती हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इस स्टाइल्स की। जब मैं स्टाइल्स पर चले जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे एलिमेंट का पूरा स्टाइल दिखने लगता है। इनफैक्ट ये जो H2 हेडिंग है इसका स्टाइल मैं चेंज भी कर सकती हूँ। यहाँ एलिमेंट डॉट स्टाइल में जाऊंगी और यहाँ अगर मैं कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं इस कलर को चेंज करके रेड भी बना सकती हूँ। तो मेरी हेडिंग का क्या हुआ, कलर चेंज होकर रेड हो गया। मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये बैकग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट किया एंड इसमें मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ ब्लैक, तो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया एंड फॉरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर हो गया है रेड के इक्वल। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम इंस्पेक्ट में ही जाकर मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसी सेम तरीके से मैं किसी और एलिमेंट के लिए, लेट्स सपोज इस पैराग्राफ के लिए अगर इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहूँ तो एलिमेंट स्टाइल में जाकर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज करके कर सकती हूँ टू एक्वा, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं, कई सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम काफी डायनेमिक तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरी क्या वैल्यू एक्चुअली सेट होने वाली है। तो मोनोस्पेस मैंने सेट कर दिया है एंड इस तरीके से मैं CSS को ब्राउजर के अंदर ही चेंज करके चेक कर सकती हूँ कि कौन सी चीज वेब पेज के ऊपर अच्छी दिखेगी एंड कौन सी चीज वेब पेज के ऊपर अच्छी नहीं दिखेगी। अगर मान लेते हैं अभी मुझे इस फॉन्ट को बंद करना है और डिफॉल्ट चलाना है तो मैं यहाँ से जाकर इस प्रॉपर्टी को क्रॉस भी कर सकती हूँ। टिक कर दिया यानी क्रॉस कर दिया। अब अगर इसका बैकग्राउंड कलर मैं वापस से रीसेट करना चाहती हूँ तो इसको प्रॉपर्टी को अनटिक करके मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को क्रॉस कर दिया। और जैसे इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगी तो बाय डिफॉल्ट जो चीजें मैंने लिखी थी CSS फाइल के अंदर वही सारी स्टाइलिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही होगी। एक और चीज ट्राई करते हैं, जैसे मेरे पास ये बटन है, मेरा लॉगिन बटन। लॉगिन बटन के लिए मैं एक स्टाइल डिफाइन करने वाली हूँ फॉर हवर। जैसे ही जो मेरा बटन है इस पर हवर किया जाए तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा टू रेड। ये मैंने इसके लिए प्रॉपर्टी सेट की है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, हवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर रेड पर सेट हो गया। अब जैसे ही मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगी, मान लेते हैं मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, अब स्टाइल्स के अंदर जाकर जब मैं इस HOV पर क्लिक करूंगी तो मुझे बहुत सारी एलिमेंट स्टेट्स दिखेंगी। बेसिकली सूडो क्लास का काम होता है किसी स्टेट को सिलेक्ट करना, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं हवर स्टेट में चेक करूँ कि बटन के साथ क्या होगा। तो हवर स्टेट में इसने मुझे दिखा दिया कि मेरे बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ विजुअली भी दिख रहा है कि हवर स्टेट के अंदर बटन का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। बट हवर स्टेट नहीं है तो बटन का बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा, और अगर स्टेट है तो दोबारा से रेड में चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ हवर स्टेट में बैकग्राउंड कलर रेड में चेंज ना हो, तो इस चीज को मैं यहीं पर टेस्ट कर सकती हूँ कि चेंज नहीं हुआ तो क्या रहेगा, चेंज नहीं हुआ तो येलो रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी CSS की चीजें हैं जो हम ब्राउजर के अंदर ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हमें ये आना चाहिए। हमने क्या क्या सीखा, इस एरो पर क्लिक कर मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये हमें ऑलरेडी आता है, बट उस एलिमेंट की हम स्टाइलिंग भी चेक कर सकते हैं, उस स्टाइलिंग को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें चीजें ऐड भी कर सकते हैं, उसमें चीजें डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब अनटिक कर सकते हैं, टिक एंड अनटिक कर सकते हैं, स्टेट भी चेक कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी CSS है जो सिर्फ हम ब्राउजर पे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी लगेगी, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और खास चीज है जिसके
या आपको शायद दिमाग में आया होगा कि जब भी हम वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं तो बहुत सारे अजीब से कलर हमें दिखाई देते हैं। मतलब हो सकता है कि आप उतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो, डेफिनेटली मैं तो उतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, विजुअली चीजें मुझे अच्छे से डिजाइन करना नहीं आता। तो ऐसे केसेस में अगर हम अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि कौन से कलर्स एक वेबसाइट के ऊपर सुंदर लगेंगे, कौन से 4-5 कलर्स का कॉम्बिनेशन एक वेबसाइट के ऊपर अच्छा लगेगा। तो उस केस में बहुत सारे ऑनलाइन कलर पैलेट्स होते हैं। तो अगर मैं सर्च करूं तो बहुत सारे कलर पैलेट्स मुझे मिल जाएंगे। कलर पैलेट्स के लिए काफी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। एक कूलर्स एक अच्छी वेबसाइट है जिस पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कैनवा पर भी काफी सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे एंड माई कलर स्पेस में भी मिल जाएंगे। तो कलर पैलेट से मुझे पता चल जाता है कि कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन देख के मुझे अच्छा लगने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं कलर्स को जनरेट कर रही हूँ, ये coolers.co नाम से वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये 5 कलर्स इसने जनरेट किए हैं। इन कलर्स के आपको हेक्स कोड भी मिल जाएंगे। तो इसने बोला है कि ये 5 जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है ये आपकी वेबसाइट पर अच्छा लग सकता है। सेम चीज हम कैनवा पर जाकर कर सकते हैं। दिस इज canva.com। इसमें ये जैसे ये कलर पैलेट्स का आपको सेट मिल गया या ये कलर पैलेट्स का सेट मिल गया कि ये 4 कलर्स एक वेबसाइट के ऊपर देखने में अच्छे लगेंगे। एक कलर आप मेन हेडिंग्स के लिए रख सकते हैं, एक कलर आप कंटेंट के लिए रख सकते हैं, एक कलर आप बटन्स के लिए रख सकते हैं। सेम चीज आपको कलर स्पेस में मिल जाएगी कि मान लेते हैं मुझे किसी स्टार्टिंग कलर से स्टार्ट करना है, FFA 511 मान लेते हैं मुझे इसको जनरेट करना है कि येलो कलर से कौन से कलर पैलेट मैच करेंगे। तो इसने मैचिंग एक जेनेरिक ग्रेडियंट मुझे दे दिया है कि ये 6 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा लगेगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो हमेशा CSS के अंदर जो कलर्स होते हैं या फिर किसी वेबसाइट प्रोजेक्ट को आप डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर क्या कलर्स डालने हैं ये हमें खुद से इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। और ना ही रेड, ग्रीन, ब्लू जो बेसिक कलर्स के साथ हम CSS सीख रहे हैं वो यूज करने होते हैं। हम काफी सारे डिफरेंट कोड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर पैलेट्स को ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ताकि हमारे वेब पेजेस, हमारी CSS और ज्यादा सुंदर लगे। अच्छा, इसके अलावा इनहेरिटेंस में एक और छोटी सी चीज कि हर प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं होती। जैसे बैकग्राउंड कलर इनहेरिट हो जाएगा, कलर इनहेरिट हो जाएगा, बट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे मेरी विड्थ हो गई या जैसे मेरी हाइट हो गई या जैसे बॉर्डर हो गया। इसके अलावा और भी काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नॉन इनहेरिटेड होती हैं, जिनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपने पेरेंट में कोई प्रॉपर्टी सेट कर दी तो उसको हमेशा हम इनहेरिट कर पाएंगे। कई बार ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जो इनहेरिट हो ही नहीं सकती, तो उस केस में स्पेसिफिकली जाके हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट करना पड़ता है। तो आई होप कि CSS में सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स, स्पेसिफिसिटी, इनहेरिटेंस एंड और भी डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े उनको पढ़ने में आपको भी काफी ज्यादा मजा आया होगा। एंड इसके बाद CSS को काफी लंबा जा रहा है CSS एज कम्पेयर टू HTML, बट ये जो जितने भी पार्ट्स हम करने वाले CSS के सारे वर्थ इट होंगे। एंड जितना भी टाइम हम इस चीज के ऊपर इनपुट करेंगे वो और ज्यादा बेटर प्रोजेक्ट्स एंड बेटर वेबसाइट्स डिजाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा होगा।